चलो हेलो एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन लेक्चर 4। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल टॉपिक जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में हमें बताता है, जिसमें ऑलमोस्ट 4 टॉपिक्स कवर होता है। ओके, वो टॉपिक लेने वाला है हमारे मॉड्यूल का। अगर आपने बाइफरकेशन देखा तो देर आर 2 सेगमेंट्स। पहला है स्टैटिस्टिक्स जिसको 60 मार्क्स है, और जिसका भी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पक्का नहीं है, मैं उनको वही बोलता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स की तरफ ज्यादा फोकस करना। क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावना है, फॉर्मूला बेस्ड सारी चीजें है। बट जिसको उससे भी आगे बढ़ना है तो 40 मार्क के मैथमेटिक्स की तरफ भी आपको देखना ही है। ओके, वी नेवर नो कि स्टैटिस्टिक्स कभी हार्ड इंस्टीट्यूट डाल दे या फिर मैथमेटिक्स कभी हार्ड डाल दे, बट दोनों से मिलकर अपना पेपर बनने वाला है। और हमें तो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन टैकल करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास निगेटिव मार्किंग है नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। ओके, इसलिए चाहे आपको आंसर आ रहा है या फिर नहीं, आपको आंसर तो टिक मार्क कर कर ही आना है। सबसे आखिरी वाले लेक्चर में हम उसकी भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कभी अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करना है। रादर यहां पर भी जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक सीखेंगे तो वहां पे ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो भी हम सीखने वाले हैं डायरेक्टली आंसर निकालते समय। ओके, सो वंस अगेन वेलकम। हम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। रिमेंबर दैट ये हमारा मिशन AIR बैच है, बाय CMS, माई सेल्फ CMA विवेक देशपांडे। और आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें फर्स्ट वेरिएंट आ रहा है, दैट इज रेशो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन। ओके, 1.1, लेट्स सी। रेशो, रेशो is the comparison of two quantities of the same kind and in the same unit. Example, Rahul scored 80 marks and Aman scored 40 marks. So यहाँ पे मार्क्स का इस 80 मार्क और 40 मार्क्स ये अगर हमने कंपेयर किए तो ये 80 इज टू, ये दो डॉट्स को क्या बोलता है? इज टू। 80 इज टू 40 की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 2:1, मीनिंग राहुल स्कोर्ड डबल द मार्क्स ऑफ द अमन। नेक्स्ट, टर्म ऑफ रेशियो। पहला ए इज टू बी, ए को बोला जाता है कि एंटीसीडेंट और बी को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। एग्जांपल 5 और 8, इसमें 5 क्या रहेगा? एंटीसीडेंट, 8 क्या रहेगा? कॉन्सिक्वेंट। सो फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं, सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। एमसीक्यू पॉइंट अपना हो गया। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। पहला मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। गाइस, कोई भी रेशियो आपके पास किसी भी सेम नंबर से अगर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया, रेशो बदलता नहीं है। जैसे यहाँ पे 2:4 को अगर 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, रेशो बदला नहीं। ये 2:4 को मैं 2/4 भी लिखता हूँ, 2/4 कर दिया तो 0.5, आप वही कर दो, 4/8 भी कर दिया तो 0.5 ही आएगा। वैसे 9:27, इसको अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो 1:3, रेशो वही रहेगा। सो अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई फिर डिवाइड किया तो रेशो बदलता नहीं है, प्रॉपर्टी याद रखना। कंपैरिजन ऑफ रेशो, किसी भी जगह पे अगर कंपैरिजन करना है तो एक चीज याद रखना कि बेस सेम होना चाहिए। इसलिए आपका कोई दोस्त साइंस फील्ड का है और आप कॉमर्स फील्ड के, यार वो कितना कमाना चालू हो गया, उसको जॉब भी लग गया और मेरे को नहीं, कंपेयर ही मत करना, बेस ही गलत है। अगर आपके साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करने वाला बच्चा है, वो कमाने लगा और आप नहीं, तो बेस सेम है। फिर उसे अगर जॉब लग गया और हम अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं तो अपने को कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए। ठीक है, इसलिए कंपैरिजन के लिए पहले बेस सेम करना। जैसे यहाँ पे 3:4 और 8:12, इनका कंपैरिजन तब तक नहीं हो सकता जब तक बेस सेम नहीं है। ओके, सो हमने 3:4 को क्या किया? कन्वर्ट कर लिया 9:12 में पहले। ठीक है ना? 3 3 ज़ा 4, 3 ज़ा, दोनों को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो तो नहीं बदलता है ना। सो 9:12 आ गया और 8:12 को हमने सेम रखा। अब 9:12, 8:12, बेस सेम हो गया। तो अब देखोगे इस न्यूमरेटर में कौन सा नंबर बड़ा है, वही आपका आंसर रहेगा, दैट इज 9:12। जब तक बेस सेम नहीं तब तक कंपैरिजन करना मत। टाइप्स ऑफ रेशियो, इक्वल रेशियो। जैसे ए इज इक्वल्स टू बी, 3:3, 5:5 इक्वल रेशियो है। ग्रेटर इनइक्वालिटी, अगर ए बी से बड़ा है तो गाइस वो ग्रेटर इनइक्वालिटी। लेसर इनइक्वालिटी मतलब क्या? ए अगर बी से छोटा है तो लेसर इनइक्वालिटी। इनवर्स मतलब क्या? रेसिप्रोकल, ए इज टू बी कम बी इज टू ए कर दे रहे तो उसे इनवर्स बोला जाएगा। कंपाउंड रेशियो मतलब क्या? जैसे गिवन रेशियो अपने पास गैस 2:3 एंड 4:5 है, तो कंपाउंड कर दिया तो गैस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर, इज टू डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर, रेशियो सेम रहने वाला है। ओके एवरीबॉडी, कंपाउंडिंग उसे कहा जाता है। यस बेटा, हाँ उसको उन्होंने रिड्यूस किया होगा मैं। 4 5 मैडम, 2 4 एंड 3 5। आगे
डुप्लीकेट रेशो। ओके, डुप्लीकेट या फिर ट्रिप्लीकेट जब भी कहेंगे तो चाहे एंटीसीडेंट हो या फिर कॉन्सिक्वेंट हो, इनके स्क्वायर कर देना। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रहा तो क्यूब कर देना। जैसे ए इज टू बी, इसका डुप्लीकेट रेशो बोल दिया तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, 3:5 का उनका उनका स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या हो जाएगा, ए इज टू बी, ए का क्यूब इज टू बी का क्यूब। जैसे 2:3 है तो उसका क्यूब 8 और 27। सब डुप्लीकेट मतलब क्या फिर अंडर रूट, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या फिर क्यूब रूट। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूड रेशो। अब कंटिन्यूड रेशो में एक चीज याद रखिएगा, कंटिन्यूड रेशो कब कहा जाता है, अब जैसे 2:3 और 4:10, इसको अगर मुझे कंटिन्यूड रेशो में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये और ये दोनों नंबर सेम चाहिए होता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना जाए तो बहुत लंबा प्रोसीजर है गाइस, कि पहले इस 3 से इस पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इस 4 से इस पूरे रेशो को मल्टीप्लाई करो। हम लोग वैसा करेंगे नहीं। क्या है रेशो, 2:3 और 4:10, राइट, एग्रीड। पहला 2 × 4 कितना आ रहा है, 8, इस 2 का साइन दे दो। फिर ये 3 × 4 कितना आ रहा है, 12। फिर 3 × 10 कितना आ रहा है, 30। हो गया आपका आंसर। क्लियर है एवरीवन। आगे तो कंटिन्यू रेशियो में कन्वर्ट हो गया, उन सबको 2 से डिवाइड जा रहा है तो आप 4:6:15 भी उसे कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, सेम यूनिट रूल। 2 रुपए और 50 पैसे में कंपैरिजन नहीं हो सकता, समझ है, उसके लिए 2 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो 2 रुपया इज इक्वल्स टू 200 पैसा, सो 200:50, दैट इज 4:1, ये कंपैरिजन हो सकता है। सो यूनिट सेम चाहिए। नेक्स्ट, सो सेम यूनिट आर कंपलसरी, एमसीक्यू पॉइंट अपने लिए। प्रपोर्शन, रेशियो सबको समझ में आ गया, रेशियो को वो इज टू से कैसे करता है और उसके सारे प्रॉपर्टीज। ये लेक्चर और एक बार देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा आपके जो ऑफलाइन कर रहे हैं। प्रपोर्शन, इफ टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। जैसे ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी, तो उनको इन प्रपोर्शन ऐसा कहा जाता है। सो अल्टीमेटली मैं ऐसे कह सकता हूं, ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय डी। हाँ, वो इज टू मतलब तो डिवाइड वाला ही साइन है ना हमारे लिए। सो एग्जाम्पल 2:4 इक्वल्स टू 4:8, डिवाइड करो, आपका 0.5 ही आंसर आएगा। क्लियर है। आगे टर्म इन प्रोपोर्शन, 2:4 इक्वल्स टू 6:12, तो इसमें एक्सट्रीम अगर कहा गया आपको तो वो 2 और 12 है, और मीन्स अगर कहा गया तो वो 4 और 6 है। जो एक्सट्रीम स्टार्टिंग में और एंडिंग में आ रहा है वो हमारे लिए क्या है, एक्सट्रीम्स। जो सेंटर में आ रहा है वो क्या है, मीन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर एक्सट्रीम्स एंड मिडिल टर्म्स आर मीन। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यहां तक सब लोगों को क्लियर है, एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट, ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो हम क्या करेंगे इस क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्लियर है। जैसे 2:4 इक्वल्स टू 6:12, हमने क्या किया, ए डी, ये दोनों को क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम्स, और ये कौन है, मीन्स। क्लियर है। सो 2 × 12 इक्वल्स टू 24 और 4 × 6 इक्वल्स टू 24, क्या है, दोनों भी इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। आगे, सो AD इक्वल्स टू BC इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोपोर्शन। फाइन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, A इज टू B इक्वल्स टू B इज टू C। अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो रिमेंबर दैट ये टर्म और इसकी स्टार्टिंग वाली टर्म ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो इस केस में मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, A/B इक्वल्स टू B/C, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो गाइस B² इक्वल्स टू AC। मतलब इधर ही मैंने अगर इसको अंडर रूट में डाल दिया तो गाइस अंडर रूट में B² इक्वल्स टू अंडर रूट में AC, स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर खत्म हो गया तो B इक्वल्स टू अंडर रूट में AC आ जाएगा ना अपने लिए। अग्रीड है एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है तक, सिंपल। आगे एग्जाम्पल, 3:6 इक्वल्स टू 6:12, क्या ये 6 और एक 6 सेम है, तो इसका स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू 3 × 12, सेम ही है दोनों भी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका गाइस एक का एंटीसीडेंट और एक का स्टार्टिंग वाला अमाउंट अगर ये दोनों भी इक्वल आ रहा है, ठीक है, एक का डिनोमिनेटर एक का न्यूमरेटर अगर ये सेम आ रहा है, तो रिमेंबर दैट वहां पे उन दोनों का स्क्वायर इक्वल्स टू AC हो जाता है। अभी हमने देखा यहाँ पे,
यही बात वो कर रहा है, b इक्वल्स टू अंडर रूट में AC, y इक्वल्स टू अंडर रूट में x और z। उसने a b c d की जगह पे x y z वगैरह कंसिडर किया है। जैसे मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 25, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है भला क्या? मीन प्रोपोर्शनल अगर पूछ लिया, कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई कर अंडर रूट में डाल दे। सो कैलसी लो, 4 इंटू 25, अंडर रूट का साइन, आपका आंसर आ जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे थर्ड प्रोपोर्शनल। अब अगर ऐसा है a इज टू बी इक्वल्स टू b इज टू x, ठीक है, ये नंबर आपके पास है, ये भी नंबर आपके पास है, बट ये नहीं है। सिंपल है, कैसे करना है? जैसे 4 इज टू 8 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू x, x ढूंढना है। 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये और ये दो देखने हैं ना हमें, तो 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x आएगा ना। तो करना क्या है, ऐसा अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढने के लिए लगाया तो कैलसी लो, ये सेंटर वाला नंबर दबाओ, 8 इंटू इज इक्वल्स टू, आ गया कुछ अमाउंट, डिवाइडेड बाय ये पहला नंबर, आ गया आंसर। क्लियर है? कैलसी पे 2 मिनट में कैसे किया, सबको समझ में आ गया? आई रियली होप कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो हमने अभी जो देखा वही आई थिंक रिपीट हुआ है, नहीं फोर्थ प्रोपोर्शनल डिफरेंट, थर्ड प्रोपोर्शनल हमने देखा। अब फोर्थ में क्या है, a इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू एक्स। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अपने पास तीन अमाउंट दिए गए हैं। सो क्या क्या दिए, जैसे 4 इज टू 6 इक्वल्स टू 8 इज टू एक्स, तो हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं, मतलब 2 मिनट में अपना सॉल्व हो जाएगा। 4/6 इक्वल्स टू 8/x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल्स टू 8 6 48, ये 4 से अगर डिवाइड कर दिया तो 12, वही आपका आंसर है, खत्म बात। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना। आगे क्विक रिवीजन फॉर एमसीक्यूज गाइस। रेशियो, पहला a इज टू बी, इनवर्स रेशियो b इज टू a, डुप्लीकेट स्क्वायर कर दो, ट्रिप्लीकेट क्यूब कर दो, सब डुप्लीकेट अंडर रूट कर दो, सब ट्रिप्लीकेट गाइस क्यूब रूट कर दो। कंपाउंड रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। आगे प्रोपोर्शन का फॉर्मूला AD इक्वल्स टू BC, नेक्स्ट बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC, किसका, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या, अंडर रूट में x और z। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब क्या, a इज टू बी इक्वल्स टू b इज टू x, मतलब ये तीन वैल्यूज अपने को, सॉरी ये दो वैल्यूज अपने को दी है, तीसरा ढूंढना है। फोर्थ मतलब क्या, तीन वैल्यूज दी है, चौथा ढूंढना है। ठीक है, एग्जाम गोल्डन रूल क्या है, रेशियो इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। नेक्स्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या, इक्वालिटी ऑफ ratios. Next, convert quantities into same units before finding ratios. AD equals to BC is the most important proportion formula. ये हमें मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। नेक्स्ट इनवर्स रेशियोज मींस इंटरचेंज ऑफ द टर्म A is to B into B is to A. ओके, सिंपल क्वेश्चन। अब हमारे पास 4 एग्जामिनीज है, A is to B, B is to C, C is to D. Find the continued ratio. ये रेशो को कैसे फाइंड करना है, आप सब लोगों को थोड़ा बहुत अगर मेन बैच वाला सिनारियो याद होगा, तो हमने पहले इन दोनों को इक्वल किया था, फिर इन दोनों को इक्वल किया था। अब अगर आप मतलब एक का न्यूमरेटर एक का डिनोमिनेटर अपने को सेम करना पड़ता है ना कंटिन्यूटी के लिए, ऐसे इसे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, किस हिसाब से इसे सॉल्व करना है, 2:3, नेक्स्ट 4:5 और नेक्स्ट 7:9, ये है। तो पहला इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मतलब क्या, 2 × 4 × 7 इज टू, नेक्स्ट ये सेकेंड वाला लेना है पहले, इसमें से पहले रेशो में से, ठीक है, 3 × 4 × 7, सो इज टू 3 × 4 × 7, नेक्स्ट इज टू ये 3 5 और 7, ठीक है, सो इक्स टू 3 × 5 × 7, लास्ट इसमें ये तीन, दैट इज इन इज टू गेस 3 × 5 × 9। इस हिसाब से अगर आपने सॉल्व कर लिया तो 2 मिनट में कंटिन्यू का आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? पहले क्या किया, ये तीन, फिर पहले वाले को छोड़ दिया, फिर दूसरा और पहले दो, फिर दूसरा दूसरा और पहला, फिर दूसरा दूसरा और दूसरा। खत्म बात। आपका जो रेशियो आएगा गाइस वो इस ही आंसर से मैच करेगा जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपको अपने प्राइम नोट में दे दिया है। ओके, तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 2 मिनट में इससे सॉल्व हो जाता है, टाइम वेस्ट कम होगा।
आगे ये जगह आपके लिए उसी लिए छोड़िए ताकि आप प्रॉपरली लिख सको और उसको सॉल्व करके आपके पास रख सको। Two numbers are in the ratio 3:5. If 10 is subtracted from each of them, the remainders are in the ratio of 1:5. Find the numbers. अब देखिएगा, कभी भी रेशो में कोई चीज है ना, इसका मतलब वो वही नंबर नहीं है। जैसे मेरा एज 30 है सपोज, और इन मैडम का 15 साल है, तो हमारे एज का रेशो इज 1:2। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मैडम 1 साल की, मैं 2 साल का हूं। उसके साथ कुछ ना कुछ तो भी मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट नंबर आ रहा है। जैसे इस वाले केस में जहां पे मेरा उम्र 30 और इसका 15 है, वहां पे कांस्टेंट नंबर इस 15 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 1 × 15 इसका एज आ जाएगा, 2 × 15 मेरा एज आ जाएगा। बट इसके लिए हमें 15 ढूंढना पड़ता है और उसी को हम बोलते हैं एक्स। ठीक है, गुड। सो यहां पर 3:5 है, इसके साथ एक्स जुड़ जाएगा। इसमें से हमने लेस किया है 10, तो अपना नया रेशो क्या आएगा, 1:5। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर गाइस आ जाएगा। एक सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद में खाली इक्वेशंस फॉर्म करके आपके पास वो छोड़ने वाला हूं। सो 5 इन ब्रैकेट 3x - 10 इक्वल्स टू 1 इन ब्रैकेट 5x - 10 बराबर है। चलो 3 × 5 15x - 50 इक्वल्स टू 5x - 10। एक्स वाले इधर, नॉर्मल वाले फिगर उधर। सो 5 इधर आ गया, 15x - 5x इक्वल्स टू 50 उधर गया, 50 - 10। यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 40। सो x का वैल्यू 4। ये आंसर नहीं अपना, हमें ढूंढना क्या था, फाइंड द नंबर्स जो इस रेशो में थे। सो 3x, अगर x का वैल्यू 4 है तो 3x कितना हो गया, ये नंबर कितना हो जाएगा 12, और 5x तो वो नंबर है 12 एंड 20। किसी को कोई डाउट इसमें? सिंपल है, सबको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने वेरीफाई कैसे करना है उसको वो भी प्रॉपरली बता दिया है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन जहां जहां पर भी आपको दिखेगा वो इन शॉर्ट ऑप्शन पुट करके आंसर देख ऐसा ही बोल रहा होगा। ठीक है, एनीवे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3x + 4 = 4x + 9 इज द डुप्लीकेट ऑफ रेशो 4:5, फाइंड x। अब इक्वेशन पहले फाइंड आउट कर लेना, 3x + 4 अपॉन 4x + 9 इक्वल्स टू इसका डुप्लीकेट। चलो 4 का स्क्वायर कितना होता है, डुप्लीकेट मतलब क्या, स्क्वायर। चलो 16/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू आ जाएगा, पुट करो इक्वेशन में, या फिर x का वैल्यू ढूंढने के लिए बोला है तो आपका काम खत्म है। नेक्स्ट नेक्स्ट, इफ x + 1 x + 2 x + 4 आर इन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला है क्या, नहीं प्रोपोर्शन बोला है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन रहता तो हम ये दोनों फिर ये दोनों फिर ये दोनों ऐसा करते, बट यहाँ पे खाली प्रपोर्शन बोला है तो पहले दो और बाद में के दो इक्वल्स टू डाल देने का। तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, x/x + 1 इक्वल्स टू x + 2/x + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका x का वैल्यू गाइस आ जाएगा। मैंने अपने शीट में प्रॉपरली सॉल्व करके दिया है, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, आई थिंक क्वेश्चन इज रिपीटेड, ठीक। The monthly salaries of two person are in the ratio 3:5. If each receives an increase of ₹20, the ratio becomes 13:21. Find their respective salaries. हर एक जगह पे मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा सा गाइस ब्रेन यूटिलाइज करना जरूरी होता है। ओके, यहाँ पे बोला क्या गया है, मंथली सैलरी बोला है, मतलब पैसा आ रहा है यार। इफ ईच रिसीव एन इंक्रीज ऑफ ₹20, मतलब क्या, उस सैलरी में अगर 20 रुपए का इंक्रीज हो गया तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा 13:21। क्योंकि ये सैलरी वाले क्वेश्चन में और एक क्या आता है ना, कि सैलरी इतना मिला, रेशो दे देता है, एक्सपेंडिचर का रेशो दे देता है, और सेविंग रुपीज में दे देता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यार सैलरी में से सेविंग गया तो बचा एक्सपेंडिचर है। समझा? तो क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना, उसमें से वो चीज ऐड हो रही है कि लेस हो रही है वो चेक करना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक्सपेंडिचर वाले रेशो को 1 से मल्टीप्लाई करो और उसमें आपका सेविंग ऐड करो तो आपका इनकम आ जाएगा। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, ये स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ओके, चलो तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या पूछा गया है, मंथली सैलरीज
3x:5x, क्योंकि रेशो दिया है उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। इसमें इंक्रीज कितने से है? 20 रुपए से, दोनों में भी। तो नया रेशो क्या बना? 13:21। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक्स का वैल्यू निकालने के बाद मेन इक्वेशन में भी उसको पुट करना भूलना नहीं है, नहीं तो होता यह है कि बहुत सारे बच्चे एक्स तक पहुंचने के बाद जीवन में रुक जाते। तो हम लोग उनमें से है क्या? नहीं, हम चीजों को आगे भी बढ़ाएंगे। अपने को कंक्लूड करना है ना? वेरी गुड। मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन, दैट इज राम एंड रहीम, आर इन द रेशियो 5:7, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, जो मैं अभी कह रहा था, monthly expenditure are in the ratio 7:11. If each of them saves 60 per month, find their monthly income. अब आपको मालूम है कि क्या इनकम कितना है? 5:7. So 5x:7x. इसमें से अगर मैंने क्या लेस किया? एक्सपेंडिचर कितना है, सॉरी सेविंग्स लेस किया कितना? 60। अगर दोनों में से लेस किया तो मेरा नया रेशियो जो आएगा वो 7:11 है ना। इनकम में से अगर मैंने मेरा सेविंग्स लेस किया तो बचा कुछ एक्सपेंडिचर ही रहेगा ना। 100 रुपया मैंने कमाया, उससे से उसमें से मैंने 30 रुपया बचाया, तो मैंने खर्च कितना किया? 70। वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एक्स का वैल्यू निकाल, पुट कर, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है? इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है एकदम स्टेप बाय स्टेप माइन्यूटली अपने नोट में दिया गया है, क्योंकि दिस इज फास्ट ट्रैक रिवीजन। हर एक इक्वेशन में सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आप सब लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना आता है। ठीक है? और ये तो 10th तक था ही। सो आई एम रियली होपिंग कि आप सब लोग 10th और 12th भी पास हो चुके हो, तो इतना आपको आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है, नोट्स देखो, उसमें एक नेक्स्ट स्टेप लिखी है। यहां तक क्लियर है? प्रपोर्शन ऑल ओके। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है वेरिएशन। वेरिएशन को है ना ऐसे अल्फा के साइन में प्रेजेंट करते हैं। ओके? दो चीजें, एक डायरेक्टली वैरी, एक इनडायरेक्टली वैरी। डायरेक्टली वैरी मतलब क्या? एक चीज बढ़ी दूसरी बढ़ रही है, एक चीज घट रही दूसरी घट रही है। इनवर्सली वैरी मतलब क्या? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। समझा? प्राइस एंड डिमांड डायरेक्ट वैरी करता है कि इनवर्सली? इनवर्स। वेरी गुड। और सैलरी और एक्सपेंडिचर डायरेक्टली वैरी कर रहा है, जितना ज्यादा सैलरी है उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा हूं मैं। लेट्स सी। सो वेरिएशन शोज हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस व्हेन अनदर क्वांटिटी चेंजेस। देयर आर थ्री मेन टाइप्स, पहला डायरेक्ट, इनवर्स एंड जॉइंट वेरिएशन। तीसरा वाला अपने किसी काम का है नहीं, क्योंकि जॉइंट वेरिएशन बहुत रेयरली आता है। एक आध दो एग्जांपल उसके भी देखेंगे मैं। पहला, टू क्वांटिटीज आर सेड टू वैरी डायरेक्टली इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम सेम या फिर सेम रेशियो। सो सिंबल ए अल्फा बी रीड एज ए वैरीज डायरेक्टली एज बी। इसको रीड कैसे करते हैं वो भी बता दिया। फॉर्मूला क्या है? अब क्या करते हैं ना, ये जो अल्फा है ना, इस अल्फा का ही दूसरा मतलब होता है गाइस, इज इक्वल्स टू के। अल्फा निकाल, इज इक्वल्स टू के डाल। के इज कांस्टेंट हियर, सो ए इज इक्वल्स टू के बी। ए अल्फा बी था ना, तो ये अल्फा निकाला, इज इक्वल्स टू के डाल दिया। इससे भी सॉल्व करते हैं, बट हम यहाँ पे इनके हिसाब से नहीं जाते। यहाँ पे ए मतलब क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी, बी मतलब भी वेरिएबल क्वांटिटी, के मतलब क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब जैसे नंबर्स अपने को दिए गए, सिंपल एग्जांपल, 2, 20, 4, 40, 6, 60, दोनों भी साथ में बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली वेरी। सो कॉस्ट वैरीज विद नंबर ऑफ पेन्स। रियल लाइफ एग्जांपल, circumference of a circle, circumference का फॉर्मूला is 2 pi r, therefore circumference directly varies with radius. Okay, if radius doubles, circumferences also doubles. Very good. MCQ point, direct variation means same direction, increase in one quantity cause increase in another, decrease मतलब क्या? फिर decrease। फॉर्मूला क्या है? A equals to KB and constant of proportionality K equals to A by B। क्या किया हमने? वो A equals to KB था, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो A by B equals to K ना। K का वैल्यू कैसे निकालना है याद रखना। नेक्स्ट, इनवर्सली वैरी मतलब क्या? A अल्फा 1 by B। हमने ऊपर क्या देखा था? ए अल्फा बी देखा था। यहाँ पे क्या है? ए अल्फा 1 अपॉन बी हो जाएगा, दूसरे वाले को अपने को इन्वर्स कर देना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू के बाई बी। अल्फा निकाल के हम उसकी जगह पे क्या डालते हैं? इक्वल्स टू के डालते हैं ना। तो यहाँ पे अगर मैंने इक्वल्स टू के डाल दिया, के इंटू 1,
के, के बाई बी, के बाई बी, ठीक है। सो के इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब यार जहां पे डायरेक्टली वैरी था वहां पे ए बाई बी था, जहां पे इनवर्सली है वहां पे ए इंटू बी है। मेरे दिमाग में शॉर्टकट बैठ गया, के कैसे निकालना है वो मुझे पता चल गया। सो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू गाइस कांस्टेंट। मालूम है ना आपको, जितना ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम। मुझे 100 किलोमीटर जाना है, मैं 10 के स्पीड से जा रहा हूं तो कितना आवर्स लगेगा? मुझे 100 किलोमीटर जाना है, मैं 10 के स्पीड से जा रहा हूं तो कितना घंटा लगेगा मुझे? 10 घंटा लगेगा। वही अगर मैंने स्पीड बढ़ा दिया, अब मैं 20 किलोमीटर से जा रहा हूं तो 5 घंटा लगेगा। मैं अगर 50 के स्पीड से जा रहा हूं तो कितना घंटा लगेगा? 2। अगर मैं 100 के स्पीड से जा रहा हूं तो कितना घंटा लगेगा? 1। अगर मैं 200 की स्पीड से जा रहा हूं, ½ एन आवर लगेगा। गुड। हाँ मैं पहुंचूंगा भी। और आगे, सो एमसीक्यू पॉइंट हमारे लिए क्या है? इंक्रीज इन ए, डिक्रीज इन बी, डिक्रीज इन ए, इंक्रीज इन बी। फॉर्मूला हमने अभी देख लिया, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आ रहा है वो है जॉइंट वेरिएशन। जैसे ए वेरीज जॉइंटली एज बी सी डी, इफ ए वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी, सिंबल कैसा है? ए अल्फा बी सी डी। फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल्स टू के इंटू बी सी डी। कॉन्स्टेंट फॉर्मूला क्या है? के इक्वल्स टू ए अपॉन बी सी डी, जितने भी वेरिएबल्स रहे उन सब के। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर देखना है तो क्यूबॉइड, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मालूम है ना? एल बी एच, ये होता था ज्योमेट्री में। तो वॉल्यूम अल्फा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच, मतलब वी अल्फा एल इंटू बी इंटू एच। सो वी इक्वल्स टू के इंटू एल इंटू बी इंटू एच। ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, आपका काम हो गया। सो जॉइंट वेरिएशन मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन विद प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। फॉर्मूला आप सब लोगों को मालूम है अभी। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। यहाँ पे क्यूबॉइड बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है? आगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर एमसीक्यू। रिजल्ट 1, ए अल्फा बी देन बी अल्फा ए। ये कुछ चीजें याद रख लेना, ठीक है? ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्टली याद रखना है हमें। अगर ए डायरेक्टली वैरीज विद बी है तो बी भी डायरेक्टली वैरीज हो जाता है। कॉस्ट और क्वांटिटी तो क्वांटिटी कॉस्ट। जैसे एग्जांपल रिजल्ट 2, इफ ए अल्फा बी एंड बी अल्फा सी तो ए अल्फा सी। याद रह गया दूसरी प्रॉपर्टी। आगे रिजल्ट 3, इफ ए अल्फा बी एंड बी अल्फा सी देन ए बाई बी अल्फा सी भी होता है। ये सारे जो कुछ भी मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं सब कुछ याद रखना, ठीक है एवरीबॉडी? क्या क्या वैरी होता है दूसरे से, रिमेंबर। रिजल्ट 4 क्या बोल रहा है वो? इफ ए अल्फा सी एंड बी अल्फा सी तो ए बाई बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। के का वैल्यू ए बाई बी करके हम निकाल सकते हैं। रिजल्ट 5, इफ ए अल्फा सी एंड बी अल्फा सी देन ए इंटू बी इक्वल्स टू सॉरी अल्फा सी का स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टीज है प्लीज अपने नोट्स में से निकालकर अपने फॉर्मूला की बुक में भी लिख लेना। कहीं पर अगर आ गया, वैसे अपने बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ ये सारे प्रॉपर्टीज, ठीक है? बट इधर और सिंप्लीफाई तरीके से मैंने दिया है। नेक्स्ट, इफ ए अल्फा बी देन ए रेस टू एन अल्फा बी रेस टू एन। जैसे ए अल्फा बी है और ए का स्क्वायर अल्फा बी का स्क्वायर सेम हो जाएगा, ए का क्यूब बी का क्यूब सेम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएशन वैसे ही रहेगा। रिजल्ट 7, इफ ए अल्फा बी एंड सी अल्फा बी डी तो ए सी अल्फा बी डी। क्लियर है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। वैसे अगर डिवाइड भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बाई सी अल्फा बी बाई डी, मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर, आपका गाइस प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट, ए अल्फा बी सी देन बी अल्फा ए बाई सी, ओके, एंड सी अल्फा ए बाई बी। ये सारे प्रॉपर्टीज गाइस रट लेना एग्जाम से पहले, एग्जाम तक याद रखना, क्योंकि अपने को आगे उतना इसका इस्तेमाल है नहीं। रेशो का तो भी थोड़ा बहुत है पार्टनरशिप वगैरह में। ओके, चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ए अल्फा बी डायरेक्ट वेरिएशन में ए अल्फा बी ए इक्वल्स टू के बी, के इक्वल्स टू ए बाई बी। ये इंक्रीज हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज तो वो भी डिक्रीज। इनवर्स में क्या हो जाएगा? ए अल्फा 1/b, सो ए इक्वल्स टू के बाई बी, के इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये इंक्रीज तो वो डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज। ज्वाइंट वेरिएशन में ए अल्फा बी सी डी, ए इक्वल्स टू के इंटू बी सी डी, तो के इक्वल्स टू ए अपॉन बी सी डी। इफ कॉस्ट ऑफ
sorry, cost price of 12 kg of rice is 10 rupees. What will be the cost of 15 kg of rice? 12 kg के लिए 10 रुपया था, तो 15 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आप कर सकते हो, जहां पे डायरेक्ट वेरिएशन आता है। ओके, सो करना कैसे? 10 रुपया कब? 12 kg है तो 15 kg के लिए कितना? तो कैसे करना है? 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, आपका आंसर आ जाएगा 12 पॉइंट। क्लियर है एवरीबॉडी? तो पूरा का पूरा सॉल्व करके दिया है, कैसे करते हैं, ठीक है, रेशियो में डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये तंबूत एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वाला इनवर्सली वेरिएट। क्या हो रहा है? अ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग 8 hours a day in 5 days। 5 दिन काम कर रहा है 8 घंटा, तो टोटल वर्किंग आवर्स कितने हो गए उसके? 40। 8 घंटा 5 दिन अगर काम किया तो 40 घंटा काम कर रहा है ना। इफ ही वर्क्स फॉर 10 hours, पहले 8 घंटा करता था, अभी कितना? 10 घंटा कर रहा है, तो कितने दिन लगेंगे? 40 बाय 10, 4। हो गया आपका आंसर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, यहां तक अपना रेशियो वेरिएशन प्रोपोर्शन का इस क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आ रहा है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू। क्लियर है? अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है अपना सेकेंड टॉपिक। उसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब प्लीज एक चीज याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ओके, ये अपना 1.2 है, इसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों भी आ रहे हैं। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट, इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, वो है PIN। P इज प्रिंसिपल, I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इज नंबर ऑफ ईयर्स। ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके, रिमेंबर, मैंने अगर बैंक में 1 लाख रुपए डाले और 10% इंटरेस्ट रेट से 2 साल के बाद में वो पैसे निकाल रहा, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ये अगर क्वेश्चन है, 1 लाख रुपया, 2 साल, 10%, तो 20,000 रुपये। बराबर है? क्या किया आपने? 1 लाख इंटू 10% इंटू 2 साल। क्लियर है? कितना आ गया? 20,000 आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट। बट एट द एंड ऑफ द टेन्योर मेरे पास अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख प्लस 20,000। तो इन शॉर्ट मुझे ये पता चला कि अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल जो मैंने डाला था 1 लाख रुपया, प्लस मुझे जो आया इंटरेस्ट, ये दोनों मिलकर के अमाउंट का फॉर्मूला बनने वाला है। ओके एवरीवन, चलिए, कभी भी किसी भी जगह पे गए, इंटरेस्ट रेट ये यूज किया जाता है बैंक थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आप ये कभी भी देखिए, कभी भी अगर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आके बैंक एक्टिवेट हो जाती है। रीजन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो फॉर्मूलाज के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंसी है। हमेशा याद रखिए, ये आई मतलब ही R/100 है। आपको एक चीज मालूम होना जरूरी है कि 1 मतलब यहाँ पे 100% होता है, ठीक है। सो मुझे अगर 10% को कन्वर्ट करना है तो इट इज इक्वल्स टू 0.1, 15% को तो 0.15 वगैरह वगैरह। सो लेट्स सी एक बार, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर यूजिंग द बोरोड मनी। जैसे रोहन बोरोज 500 फ्रॉम मोहन एंड रिटर्न्स 550 आफ्टर 1 ईयर। तो मुझे बताइए यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है गाइस? 50 रुपीज, क्योंकि 500 था, 550 दिया, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 50 का। सो इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वही ऊपर वाले फॉर्मूला से यहाँ पे ड्राइव किया है। प्रिंसिपल, द ओरिजिनल अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जैसे एग्जाम्पल 5,000 इज बोरोड, यहाँ पे प्रिंसिपल 5,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आर, तो रिमेंबर दैट R% में गिनते, जैसे 10% दिया है, 10% मतलब क्या होगा? 0.1, ये होगी वैल्यू आई की, ठीक है। इंटरेस्ट 100 रुपीज के ऊपर फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा? 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से 100 के ऊपर एक साल में कितना इंटरेस्ट जमा हो जाएगा? तो 100 इंटू 10% कर लेना, 10 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट, अमाउंट मतलब क्या? तो आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलकर अमाउंट आ रहा है।
सो प्रिंसिपल 1000 है, इंटरेस्ट 200, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1200। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल है। चलो नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द पीरियड इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है? पी आर टी। ये टी बोलता है टी मतलब टाइम, हम बोलते हैं एन। ये बोलता है आर बाय 100, हम बोलते हैं आई। ठीक है, एकदम सिंपल, पिन याद रख लेना। ये इंस्टीट्यूट का डेटा है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया है। रिमेंबर, उनके फॉर्मूला में मैंने छेड़छाड़ नहीं की, बट सिखाते टाइम हमें फॉर्मूला पूछा तो फॉर्मूला याद है, अदरवाइज तो हमें कंक्लूजन ही पूछा जा रहा है। तो कंक्लूजन कैसे देंगे? हम हमारे कंसेप्ट यूज करके आंसर निकाल के कंक्लूड करेंगे। सो पिन याद रखना, पी मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम मतलब टी मतलब टाइम। सिंपल एग्जाम्पल, 1200 रुपया 9 टका के हिसाब से 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? चलो करो एवरीवन। 1200 इंटू 9%, का साइन दबाओ कैलसी पे, इंटू 3 करो, कितना हो जाएगा? 324। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट पूछा होता तो ऊपर वाले ये जो आपका 1200 है उसमें 324 ऐड होकर अमाउंट का आंसर आता। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट का एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, टाइम का एस आई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, प्रिंसिपल का पी इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। नेक्स्ट प्रिंसिपल, एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल फ्रॉम अमाउंट पी इक्वल्स टू ए माइनस एस आई, इंटरेस्ट फ्रॉम अमाउंट एस आई इक्वल्स टू ए माइनस पी। हम ये किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किधर भी नहीं। हमने जब मेन बैच में पूरा का पूरा सॉल्व किया था, हमने एक फॉर्मूला खाली सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से सब कुछ सॉल्व किया था। ये मल्टीपल फॉर्मूलास आप लिखो, रट लो, जहां पे जो आएगा वहां से आप सॉल्व तो कर सकते हो, बट इनमें से एक भी अगर आपने गलती कर दी तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए लॉजिकली इनके सॉल्व सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर टी अपॉन 100। कुछ नहीं, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाला, पी और पी दोनों में से कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे आर टी बाय 100। कुछ भी नहीं, वही फॉर्मूला। क्विक रिवीजन गाइस, प्रिंसिपल ओरिजिनल मनी होता है, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी होता है, अमाउंट मतलब क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर 100 रुपीज पर ईयर, टाइम मतलब क्या? नंबर ऑफ ईयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने अभी देखे उसी को रिपैक आपके सॉरी रिकैप करके आपको पूरा का पूरा गट्ठा एक जगह पे दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amit deposited 1200 in a bank at 9% simple interest per annum. Find the total interest he will get in 3 years. अभी हमने देखा 1200 इंटू 9 टका इंटू 3 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इन सीएम एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आस्क यू टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। सिंस एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड, ये आपके लिए नोट है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, it is often quicker to use the options rather than solving the entire equation. क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे मैं एवरीबॉडी, कि प्लीज जहां पे आर या फिर टी आपको ढूंढने के लिए दिया गया है, प्लीज ऑप्शंस पुट करना। जैसे यहां पर चलो रे एक बार ट्राई करके देखते हैं ऑप्शन पुट करना। असम 1000 रुपीज अर्न सिंपल इंटरेस्ट कितना? 200 रुपया 4 साल में, मतलब अपने को आर ढूंढना है। चलो रे, अपने को मालूम है कि प्रिंसिपल अपना 1000 है, चलो 1000 इंटू पहला ऑप्शन क्या है? 4%। चलो करो 1000 इंटू 4% इंटू 4, क्या आंसर आ रहा है? 200? नहीं, मतलब क्या ऑप्शन नंबर 1 बराबर है क्या? नहीं, चलो ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करके देखते हैं। 5%, चलो 1000 इंटू 5% इंटू 4, क्या आ रहा है? मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है ना? सिंपल, कुछ करना नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, फाइंडिंग टाइम। A sum of 2000 earns a simple interest of 400 at 5% per annum. ओके, सबने को टाइम दिया है, चलो करो 2000 इंटू 5% इंटू पहला ऑप्शन क्या है? 2, करो कितना आ रहा है? 200। उन्होंने कितना दिया था? 400। तो अपना आंसर करेक्ट है क्या? नहीं, बट हमें इससे तो पता चल गया ना यार, 2 साल में 200 आ रहा है तो 4 में तो 400 आ जाएगा। 4, क्लियर है? ऑप्शन पुट कर, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट percent of a simple interest will a sum become double of itself in 5.5 years? ओके, अब यहां पे क्या है? एक रूल है,
फॉर्मूला जो अपने को आगे भी सीखना है, जिसको रूल ऑफ 72 बोलता है या फिर रूल ऑफ 69 बोलता है। अमाउंट डबल, डबल वाला जब भी कभी फॉर्मूला आ जाएगा तो एक फॉर्मूला ऐसा है कि 72 डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू एन आ जाएगा। चलो 72 डिवाइडेड बाय पहला ऑप्शन क्या है, 16.66 करो, कितना आ रहा है 72, 4 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे अपने को तो 5.5 चाहिए था ना, मतलब करेक्ट है क्या? नहीं, पहला ऑप्शन गया। चलो दूसरा, यहाँ पे क्या है 18.2 है ना, चलो करके देखो 72 डिवाइडेड बाई 18.2, नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 20 है, नहीं आ रहा है ना। जस्ट सेकेंड, शॉर्टकट, चलो ठीक है, एक दूसरे मेथड से देख लेते हैं इसको। एवरीबॉडी, मेरे पास है ना 200 रुपये बने 100 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद, क्लियर है? 100 रुपया का 200 बन गया ना डबल, इंटू 5.5, इंटू मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पे, आर ढूंढना है, क्लियर है? तो यहाँ पर 100 इंटू 5.5 बराबर है एवरीबॉडी। यहाँ पर भी हमने एक स्लाइड गलती कर दी, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, मेरा अमाउंट डबल हो गया ना रे, 100 रुपया था वो 200 बन गया, मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपीज। तो वो मैं 100 रुपीज यहाँ पे लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। चलो 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, 1 = 5.5 आर, 5.5 से 1 को डिवाइड करो, कितना आ रहा है 0.1818, क्लियर है? इक्वल्स टू आर है आपका, और इसी को अगर मैंने 100 इंटू से कर दिया तो 18.2 अपना आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? रूल ऑफ 72 अपना आगे देखेंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें क्लरिकल मिस्टेक हो गया। आगे नेक्स्ट, in a certain time 1200 becomes 1560 at 10% per annum simple interest, find the principal that will becomes 2232 at 8% per annum in the same time। तो ऐसे क्वेश्चन में दो दो चीजें निकालने के लिए होती है। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले चीज करना है कि क्या क्या दिया है, अपने को प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दे दिया है, मतलब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना। यार 1200 रुपया अगर 1560 में कन्वर्ट हो जाता है तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितने का है, 360। क्लियर है एवरीबॉडी? अब 360 का इंटरेस्ट है इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1200 इंटू 10% इंटू एन, ही तो अपने को निकालना है, 10% कर देता हूं मैं, या फिर 10% को मैं कन्वर्ट कर दूं क्या 0.1 में, क्लियर है? चलो 1200 इंटू 0.1 इज 120, 120 से अगर 360 को डिवाइड कर दिया तो 3, एन का वैल्यू 3 आ गया। अब हमें उस एन को यहाँ पे पुट करना है, क्या पूछा है उसने, फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल बिकम्स 2232, मतलब मेरा अमाउंट 2232 आना चाहिए, और हमें प्रिंसिपल ढूंढना है यहाँ पे, क्लियर है? देखिएगा, उसने डायरेक्टली फॉर्मूला से पुट करके गए वैल्यूज निकाल लिए। अमाउंट क्या है, 124% ऑफ द प्रिंसिपल, क्योंकि 8% दिया है और 3 साल है आपके पास, तो 8 3 = 24, क्लियर है? अमाउंट इक्वल्स टू 124% ऑफ द प्रिंसिपल हो जाएगा ना, 8% 3 साल के लिए, तो 100% नॉर्मल प्रिंसिपल था, उसमें 24% ऐड हो गया तो 124% हो जाएगा। उसने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला में इस्तेमाल कर लिया, P इज इक्वल्स टू 2232, जो आपका अमाउंट था, इंटू 100
होल डिवाइडेड बाय गेस आपका 124 जो परसेंट वाला था वो अमाउंट पुट किया, आपका आंसर आ गया 1800। ठीक है, या फिर आपको अगर इसको भी सॉल्व करना है तो ये अमाउंट हो गया इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस, मालूम है ना आपको, अभी हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, आई एन अपॉन 100, इसमें आप वैल्यूज पुट कर लो। पी का वैल्यू आपके पास है नहीं, आई आपके पास है। कितना है आई? बराबर है 8% है ना, 8 × 3 बराबर है दैट इज 24, 24/100। तो उसमें 1 ऐड करो तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आएगा इधर लेके आओ, तो आपका 1800 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका 1800 आ गया। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 इंक्रीज बाय 4,000 विद द इंक्रीज ऑफ टाइम बाय 4 ईयर्स, 4 साल में 4,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एवरीवन ऑप्शन पुट करके अपना आंसर आ सकता है। क्या दिया है? 4,000 अमाउंट, 4 ईयर और 20,000 प्रिंसिपल है आपका। सिंपल है, वैल्यूज पुट कर, आर का वैल्यू तेरे को मिल जाएगा दैट इज 5%। ओके, यहाँ पर भी अगर हमने ऐसे भी देख लिया तो हो जाएगा ना। वो कितना अमाउंट है आपका? 20,000, 20,000 इंटू करोगे कितना, आंसर कितना था? 5% था ना, 4% करके देखो, 20,000 इंटू 4% इंटू 4, 3,200। गलत आंसर, अपने को 4,000 चाहिए ना। नेक्स्ट 20,000 इंटू 5% इंटू 4 ईयर्स, करो कितना आ रहा है? 4,000 आ रहा है, मतलब क्वेश्चन सेटिस्फाई करने वाला ही अपना आंसर है। नेक्स्ट, a certain sum of money amounted to rupees 2,600 at the end of the second year and 2,900 at the end of the third year at a certain rate of simple interest. Find the principal sum. देखिए ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी सॉल्व होता है। दूसरे साल के एंड में 2,600 था, तीसरे साल के एंड में 2,900 बना, मतलब एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 300। 2 साल के बाद 2,600 बना, एक साल के लिए 300 था, 2 साल के लिए तो 600 बन जाएगा ना। प्रिंसिपल ढूंढना है, 2,000 आ गया। एक साल के लिए इंटरेस्ट 300 था, तो 2 साल के लिए कितना बन जाएगा? 600। वही इस अमाउंट में से अगर लेस किया, चलो ठीक है, एक साल के लिए 300, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 900। 3 साल के बाद तो अमाउंट ये बना ना, इसमें से 900 लेस कर लो, प्रिंसिपल तो वही आना है। आगे नेक्स्ट, Ram lends 2,000 rupees at the rate 4% per annum simple interest to Krishna and 3,000 at 14% per annum simple interest to Hari. Find the rate of interest on the whole sum. ओके, क्या क्या दिया है? 2,000 दिया है 4% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट टू कृष्णा एंड 3,000 एट 14% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू हरी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द होल सम। दोनों का भी अपने को देखना है, इसमें जॉइंटली अपने को देखना पड़ता है। ध्यान दो, फॉर्मूला पहला प्रिंसिपल इंटू पहला रेट प्लस दूसरा प्रिंसिपल इंटू दूसरा रेट होल डिवाइडेड बाय पहला प्रिंसिपल प्लस दूसरा प्रिंसिपल। सारे वैल्यूज पुट कर, जो कुछ भी आएगा वो तेरा रहेगा फाइनल आंसर। ये सारे एमसीक्यूज है, बोला क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसलिए बता रहा हूं सारी चीजें। प्लीज रिमेंबर, बहुत शॉर्टकट वे है, आपको एकदम डेप्थ में देखना है तो प्लीज एक बार क्या करना, मॉड्यूल के सारे सब देख लेना है। मेन बैच में हमने वो पूरे के पूरे देखे हैं। नेक्स्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी हमारे लिए बहुत ही क्रूशल चीज है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जहां पर भी आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे अपना खत्म है। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने 1,00,000 रुपए बैंक में डाला तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट मिल रहा है। क्या होता है कि मेरे प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा और उस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर मुझे और इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैंने जो अमाउंट डाला था उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, बट उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। ये होता है वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग और इसको टाइम वैल्यू बोला जाता है। देखिए, अ रुपी रिसीव्ड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द सेम रुपी रिसीव्ड इन द फ्यूचर बिकॉज मनी रिसीव्ड टुडे कैन इन्वेस्टेड एंड अर्न इंटरेस्ट। मैंने 1,00,000 रुपया बैंक में डाला और 1,00,000 रुपया लॉकर में रखा, किसकी वैल्यू बढ़ेगी? तो बैंक में। क्यों बढ़ेंगी मैडम? इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है? सो सिंपल एग्जाम्पल, 100 टुडे इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, एक साल के बाद वो 110 बन जाएगा। सो आज के 100 रुपया कल का 110 बन जाएगा। इसलिए हमेशा काउंट करना, ये जो आपको बक्सा दिख रहा है ना, दिस इज इन्फ्लेशन इंडेक्स, आपको इंटर में है ये, ठीक है, आपको नहीं दिखा देगा अभी, बट मतलब क्या,
आपका जो 2001-2 का 100 रुपया था ना, वो आज अगर देखा जाए तो 376 रुपीज है। क्लियर है? महंगाई के हिसाब से इंडेक्स बनता है, जिसका इस्तेमाल कैपिटल गेन में करना पड़ता है। हम इंटर में देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो चलो आगे देखते हैं एवरीवन। एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ कहाँ पे यूज होता है? पहला, प्राइसिंग ऑफ बॉन्ड्स। सो बॉन्ड्स का प्राइसिंग या फिर उसका जो वैल्यूएशन है, वो सारी चीजें अपने को पता चल जाती है इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स या फिर स्टॉक्स। सो शेयर या फिर स्टॉक का वैल्यूएशन करते टाइम वो भी अपने लिए बहुत मैटर करेगा। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, लोन अमोर्टाइजेशन, कंपैरिजन बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड फाइनेंसिंग ऑप्शंस, ये सब कुछ एक्सप्लोर करते समय हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, थोड़ा लाइट्स लगाना। अब लेट्स सी फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम। देखिएगा, यहां पे टोटल 12 फॉर्मूलाज हमारे लिए बहुत क्रूशल है। एट द मिड ऑफ दिस टॉपिक मैं आपको 12 फॉर्मूला रटाने वाला हूं। ओके, इस टॉपिक के 12 फॉर्मूलाज, ये बीच बीच में आते जाएंगे, बट उसका टेंशन मत लेना। ओके, देखिए यहां पे दो रास्ते हैं। एक तो मुझे आज बैठ के फ्यूचर का एक वैल्यू चाहिए, या फिर मुझे फ्यूचर के वैल्यू से आज का वैल्यू निकालना है। मेरे 1 लाख रुपया 10 साल के बाद कितना बनेगा, तो ये मुझे फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। मुझे 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो मैं आज कितना इन्वेस्ट करूं, ये प्रेजेंट वैल्यू है। आज से फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा, और फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा। ये एकदम दोनों कंसेप्ट क्लियर रखना। और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रिंसिपल को फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट में हम देखने वाले हैं। मेन लेक्चर्स में हमने एकदम डेप्थ में देखा था। फ्यूचर वैल्यू इज द अमाउंट टू विच अ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट ग्रोज आफ्टर अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या? अमाउंट टू विच अ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, आज जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो कंपाउंडिंग के हिसाब से फ्यूचर में ग्रो हुआ, वो मेरे लिए फ्यूचर वैल्यू बन जाएगा। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला P इंटू 1 + r⁻⁴ तो हमें क्या करना पड़ता था? R सपोज गैस उसने 10% दिया है, तो हम क्या करेंगे? 10% मतलब ही 0.1 होता है, तो 1 + 0.1 दैट इज 1.1 इंटू ये जो n इज नंबर ऑफ ईयर्स, इज इक्वल्स टू, हम इस n से एक कम बार दबाएंगे। जैसे अगर नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो हम क्या करेंगे? 1.1, 1 हमने ये लिया, 0.1 हमने ये लिया, इनटू हम ये 5 था, तो हम 4 बार इज इक्वल्स टू दबाएंगे, रिमेंबर दैट। तो ये फैक्टर आ जाएगा, उससे हमें प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देना है, तो रिमेंबर फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? आगे, प्रेजेंट वैल्यू इज स्टार्टिंग पॉइंट, आर इज द रेट, एन इज द नंबर ऑफ पीरियड। क्लियर एवरीवन? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ रहे हैं हम। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 + r⁻n, ये फॉर्मूला आ गया। 1 इन ब्रैकेट 1 + r, सो 0.5 उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो raised to 20, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे उनका बोलना है, प्रिंसिपल इंटू करके। सो अल्टीमेटली गाइस इंपॉर्टेंट यहाँ पे, हाँ, फ्यूचर वैल्यू P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज नंबर ऑफ ईयर्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है हमारे लिए? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बोलते हैं ये। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू फैक्टर किया तो फ्यूचर वैल्यू आएगा, मतलब ही प्रिंसिपल इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट फैक्टर का ये फॉर्मूला है 1 + r⁻n। जैसे हमने अभी 0.1 देखा था, 1.1 इंटू 4 बार इज इक्वल्स देखा था, क्योंकि raised to 5 था, वही वाला फॉर्मूला। ओके, FVIF इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, दस फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सिंपल एग्जाम्पल, 5,000 इन्वेस्टेड फॉर 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। सर 5,000 रुपया 8% पर एनम से 2 साल के बाद कितना बन जाएगा? सो रिमेंबर दैट, बिल्कुल भी ऐसा मत करना 5,000 इंटू 8% इंटू 2, हम सिंपल इंटरेस्ट में नहीं है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट में है। तो कैसा होगा? चलो 8% है, सो 1.08, क्योंकि 8% इज 0.08। ओके, रेज टू 2 हो जाएगा,
चलो 1.08 इंटू इज इक्वल्स टू खाली तो स्क्वायर बन जाता है। ये आ गया इसका फैक्टर, इंटू करो 5,000, कितना आया? आ गया आंसर, करेक्ट है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे रहेगा? आपका जो फ्यूचर वैल्यू निकला उसमें से प्रिंसिपल लेस कर, जैसे ये फ्यूचर वैल्यू आया इसमें से प्रिंसिपल लेस करो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बताइए मुझे कितना आ रहा है? क्लियर है एवरीवन? सिंपल है। यार 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके अगर आपने 5,832 कमाया तो 832 से आपका इंटरेस्ट रहेगा ना। इंटरेस्टिंग। आगे, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला देखना है तो देख लो। क्या फॉर्मूला है? पी इन ब्रैकेट 1 + r⁻n - 1। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, अदरवाइज आपको लॉजिक तो समझ में आ गया है। शॉर्टकट मेथड। सिंपल एग्जांपल, 10,000 इन्वेस्ट किया है 10 टका से 2 साल के बाद। चलो रे वंस अगेन 1.1 रेज टू 2, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आ गया, इंटू 10,000 करो और -10,000 करो, आ रहा है 2100। कुछ नहीं, मैं फॉर्मूला में खाली वैल्यूज डाल रहा हूँ। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। नेक्स्ट आ रहा है एन्युटी। एन्युटी मतलब क्या? एक सेम अमाउंट सर्टन इंटरवल के बाद अगर हम री इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो उसे एन्युटी बोलते हैं। अमाउंट सेम होना चाहिए, टेन्योर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल अमाउंट आर नेसेसरी। एग्जाम्पल, 1,000 रुपया हर मंथ में डिपॉजिट कर रहा हूँ तो वो है एन्युटी। बट मैं पहले इसमें 1,000, फिर 2,000, फिर 3,000, चलेगा क्या? नहीं, ये एन्युटी नहीं है। एन्युटी की टाइप, पहला रेगुलर एन्युटी मतलब क्या? पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। जैसे सैलरी, महीना भर काम कर, एट द एंड सैलरी ले, तो वो क्या है? रेगुलर एन्युटी। बट एन्युटी ड्यू, ड्यू मतलब क्या? पीरियड के स्टार्टिंग में पैसा मिल जा रहा है। सो गाइस, हाउस रेंट पेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, पहले पैसा भर फिर महीना भर रहे। घर में वैसे होता है ना हाउस रेंट वाला। सैलरी में कैसा है? पूरा महीना भर काम कर फिर पैसे ले। बट हाउस रेंट में पहला पैसा भर फिर महीना भर। सो एन्युटी ड्यू और रेगुलर एन्युटी, इसमें डिफरेंस समझा? एक पीरियड एंडिंग में और एक पीरियड के स्टार्टिंग में। फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू हमारे लिए फॉर्मूला है गाइस। ये फॉर्मूला का पूरा कंपाइलेशन आपको दिया गया है, डोंट वरी अबाउट इट। सो फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + r⁻n - 1 एन्युटी का फॉर्मूला। अगर आपको वो बक्सा याद है 6 फॉर्मूलाज का, तो आपको ये दूसरा फॉर्मूला याद होगा मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे पी मतलब पीरियडिकल डिपॉजिट है, आर इज इंटरेस्ट, एन इज नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ पे फैक्टर मतलब क्या? ये प्रिंसिपल को निकाल, ये पूरा का पूरा फैक्टर बन जाता है। ओके, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी का फैक्टर है वो। सो इन शॉर्ट, फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे एन्युटी में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। जैसे 1,000 रुपया डिपॉजिट किया मैंने हर ईयर फॉर 3 साल, तो मुझे 10 टका इंटरेस्ट रेट से कितना मिलेगा? तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस? फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन? 1 + r⁻n - 1 कैलसी पे कैसे करते हैं देख लो ध्यान से एवरीवन। 1 + r, आर यहाँ पे क्या है? 10%, दैट इज 0.1। एग्रीड। चलो 1.1 इंटू 2 बार इज इक्वल्स टू, क्योंकि n 3 है, एक से कम से हम करते हैं ना, 2 बार इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1,000, आ रहा है 3310। हो गया अपना आंसर। सो फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी ड्यू, फॉर्मूला ऊपर वाला वैसे ही जो ऊपर हमने अभी ओरिजिनल वाला देखा, उसमें से हम क्या लेस करेंगे? कनक लेस नहीं करेंगे सर, हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 + r। वेरी गुड, शॉर्टकट गाइस। रेगुलर एन्युटी का फॉर्मूला इंटू 1 + r, हम फॉर्मूला में देखने वाले हैं। अब जो आ रहा है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। हम आज से फ्यूचर में गए, उसके हमने 3 अलग अलग फॉर्मूलाज देख लिए। ओरिजिनल वाला फॉर्मूला, एन्युटी वाला और एन्युटी ड्यू वाला। वैसे ही अभी हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं। यार मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे को 5 साल के बाद उसकी स्कूल की फीस 10 लाख रुपया होने वाली है। मुझे अगर 5 साल के बाद 10 लाख रुपया चाहिए तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं? ये क्वेश्चन अगर आपको गिरा तो वो आएगा प्रेजेंट वैल्यू। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वर्थ ऑफ मनी रिसीवेबल इन द फ्यूचर। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁻n, ये उसका फॉर्मूला है। और इसका फैक्टर अगर निकालना है तो ये फ्यूचर वैल्यू के बाजू में हटा, 1/1 + r⁻n, ये उसका फैक्टर का फॉर्मूला है, रिमेंबर दैट। ओके, पीवी स्टार्टिंग अमाउंट, आर इज रेट, एन इज द नंबर ऑफ पीरियड, ये आप सब लोगों को मालूम है। सो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 + r⁻n, वही फॉर्मूला गाइस, वो ऊपर वाला ही यहाँ पे आई थिंक
कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे लिए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इक्वल्स टू 1/1 प्लस आर रेज टू एन, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला डिकोड करके बताया था। इन शॉर्ट, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सिंपल एग्जाम्पल अगर देख लिया हमने तो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज रिसीवेबल आफ्टर 3 years एट द रेट 10%। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, आपका ये 1000 रुपया बाजू में रखो, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1000 इंटू 1/10% है ना, दैट इज 1.1 रेज टू 3। कैसे किया जाता है यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिए, कैलसी लो, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1/1.1 इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, जितने बार n है उतने बार इक्वल्स टू दबाना है। क्लियर है, आ रहा है एवरीबॉडी, नहीं आ रहा है बेटा? 1/1.1 इक्वल्स टू इंटू करो आपका जो अमाउंट है वो, दैट इज 1000, आ रहा है आपका आंसर। क्लियर है एवरीबॉडी? क्या करना पड़ता है आपको, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इनकी तरफ देखो मत, मैं जो बता रहा हूँ देखो, 1/1.1, जितना बार n है उतने बार इक्वल्स टू दबा और प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर, आ जाएगा आंसर तेरा। क्लियर आ गया? ओके, फैक्टर निकालना कैलसी पे ऐसे होता है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। कैरेक्टरिस्टिक गाइस, यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट लोअर प्रेजेंट वैल्यू रहेगी, जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा उतना प्रेजेंट वैल्यू कम। जैसे 1000 रुपया रिसीवेबल आफ्टर 1 year, तो गाइस 5% के हिसाब से कैसे होगा, 1/1.05 रेस टू 1 बोल रहा है ना वो, चलो 1/1.05 करो, कितना आ रहा है, इंटू 1000 करो, ये अमाउंट आ रहा है। वही अगर मैंने 10 टका मतलब क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/1.1, कितना आ रहा है, इंटू करो 1000। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा वैसे प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो हम इन्वेस्ट करने वाले वो अमाउंट कम है, हेंस द हायर रेट गिव्स लोअर प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट, लॉन्गर टाइम पीरियड, तभी भी लोअर प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तभी भी प्रेजेंट वैल्यू घट रही है। लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब एन भी बढ़ा तभी भी प्रेजेंट वैल्यू घट रही है। उसका भी एक एग्जाम्पल है, अगर आपको देखना है तो देख लेना, कुछ नहीं, वो 1 साल किया तो इतना वैल्यू आ रहा था, 3 साल सेम इंटरेस्ट रेट से किया तो इतना वैल्यू आ रहा था, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा, आपको वैल्यू कम ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, क्विक रिवीजन के लिए पूरे के पूरे फॉर्मूलाज दे दिए। ओके एवरीवन, ये पूरा क्विक रिकैप तो है, बट मेरा ये बोलना है मैंने और एक बक्सा दिया है, ये कैसा, ये रिवीजन के लिए मैंने दिया है, तो आप एक बार इसको रीड कर लेना। जैसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम, तो पी इन ब्रैकेट 1+r⁻n, वैसे अगर इंटरेस्ट फैक्टर तो 1+r⁻n, कंपाउंड इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रिंसिपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r⁻n, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, तो इसमें से एफ वी निकाल लो, 1 डाल दो, ये वैल्यू आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, पी इन ब्रैकेट 1+r⁻n -1/r, और उसी में अगर ये जोड़ दिया तो आपका एन्युटी ड्यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसी के नीचे वो 6 फॉर्मूलाज का बक्सा बनाया है, उससे और अच्छे तरीके से दिमाग में रहता है, इसीलिए उसको फास्ट ट्रैक दौड़ा है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द करंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ इक्वल फ्यूचर पेमेंट्स। जैसे यू विल रिसीव 1000 एवरी ईयर फॉर 3 years, हर साल आपको 1000 रुपया मिलने वाला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज रिसीट्स टुडे, मैंने आज कितना इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे आगे के 3 साल 1000 रुपया मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने। सो फॉर्मूला रेगुलर एंटिटी का, ए इन ब्रैकेट 1 - 1 + r⁻n, ये इधर लाके उसका साइन बदल जाता है, अलग फॉर्मूला हमारे भी इसमें है। सो पीवीए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स टू गाइस एनुअल पेमेंट,
R इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स। सो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर अगर निकालना है तो 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू निगेटिव एन। निगेटिव का भी वैल्यू कैसे निकालना है, वो √12 टाइम्स, आप सब लोगों को वो भी फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। या फिर बहुत बार ये भी मैंने देखा है कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर जो है वो फैक्टर दे देता है क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, प्रिंसिपल से उसको मल्टीप्लाई करना, अपना काम हो जाएगा। सो दस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का A इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी कर लेना। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है अपने पास, 1000 रिसीव्ड एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स एट 10%। तो हमने क्या किया, उसका एन्युटी फैक्टर निकाला 1 माइनस 1.1 रेस टू -3 अपॉन 0.1। सो अभी 1.1 रेस टू -3 का पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, वो 1 में से माइनस करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसको 0.1 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आएगी, उसको आपने प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, किसी भी चीज़ का रेस टू माइनस कैसे किया जाता है आप सब लोगों को मालूम है क्या? 1.1। अब जैसे ये वैल्यू आपके पास है और यहाँ पे -3 है, तो इसको एक काम करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू 3 कर लो ना, आपका काम ही हो जाएगा। माइनस का साइन हट जाता है, मतलब हम कैसे करेंगे, 1 अपॉन 1.1 3 बार इज इक्वल्स टू जो कुछ भी आया 1 में से माइनस कर। बराबर है एवरीबॉडी? इसका वैल्यू जो कुछ भी आया क्या करना है, 1 अपॉन 1.1 3 बार इक्वल्स टू दबाया तो जो कुछ भी आया वैल्यू आया 1 में से माइनस कर, डिवाइडेड बाय 0.1 कर, इंटू 1000 कर, आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। पेमेंट आर रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ओके, यहाँ पे पेमेंट कब रिसीव होता है, पीरियड के स्टार्टिंग में, एंडिंग में नहीं। ऊपर रेगुलर में क्या होता था, एंडिंग में रहता था, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में। सो ए इन ब्रैकेट 1 प्लस ऊपर वाला ही फॉर्मूला, यहाँ पे खाली 1 प्लस आर ऐड कर दिया है। सो शॉर्टकट क्या है, रेगुलर एन्युटी इंटू 1 प्लस आर, जैसे ऊपर था। बराबर है एवरीबॉडी? ऊपर किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट के नॉर्मल इसमें, यहाँ पे सॉरी फ्यूचर वैल्यू वाले इसमें, प्रेजेंट वैल्यू में भी सेम है। सो यहाँ पे क्विक फॉर्मूला समरी जो मैं अब तक बोल रहा था, क्या फॉर्मूला गई, फ्यूचर वैल्यू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन। आपको ये फॉर्मूला खाली लर्न करना है। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा ना, आपका यही फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस आर की कैटेगरी में बदल जाएगा। ये जो फॉर्मूला था इसी को 1 अपॉन में कर दिया तो गाइस प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता हो। नेक्स्ट इसमें रेगुलर एन्युटी में ए इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर। तो यार ये जो 1 प्लस आर रेस टू एन है ना, वो वैसे के वैसा रहा, यहाँ पे -1 किया और अपॉन आर कर दिया। यहां पर क्या किया गाइस एवरीबॉडी, हमने दो फॉर्मूलाज को यहाँ पे जोड़ा था ना, राइट। यहाँ पे उन्होंने स्लाइड कन्वर्ट कर दिया है। एक ही सेकेंड, अपन है ना लिख लेते हैं, वो आपके पास है वो, क्योंकि हमने वो एक अच्छी तरीके से जुगाड़ किया था उसका, कैसे याद रखना है उसको। लेट्स सी, हम फैक्टर्स खाली देखेंगे, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 इज सिंगल, नेक्स्ट रेगुलर एन्युइटी, नेक्स्ट वन इज एन्युइटी ड्यू। ओके, ये आपका फ्यूचर वैल्यू है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है। हम फैक्टर्स ढूंढ रहे खाली। सिंगल वाले इसमें क्या होगा, 1 प्लस आर रेस टू एन। वैसे यहां पर क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन। कुछ नहीं, इसी को खाली डिवाइड में डाल दिया जो मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट वाले इसमें जो रेगुलर एन्युटी है उसमें वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो रिमेंबर दैट यही फॉर्मूला 1 प्लस आर रेस टू एन -1 अपॉन आर, ठीक है। नेक्स्ट वाले इसमें क्या बन जाएगा, ये इंटू ये कर दिया तो आ जाता है, कैसा, ये फॉर्मूला पहले छाप लो, 1 प्लस आर रेस टू एन -1 अपॉन आर। खाली ये इसको अगर इंटू भी कर दिया इससे तो खाली डिनोमिनेटर ही आएगा ना, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर तो 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आर रेस टू एन। इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो उन्होंने फॉर्मूला बताया था ये और वो सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट एन्युटी ड्यू का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यही दो फॉर्मूला छाप लेना है। सो 1 प्लस आर रेस टू एन -1 अपॉन आर, यहां पर भी 1 प्लस आर रेस टू एन -1 अपॉन आर इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है गाइस, इंटू 1 प्लस आर, इधर भी इंटू 1 प्लस
क्लियर है? आपके ये फॉर्मूलाज बन जाएंगे। पहला कौन सा? इतना, फिर उसी को 1 डिवाइड करके, फिर ये -1/r, फिर ये इंटू ये करके ये, फिर ये दो फॉर्मूलाज कॉपी, उनको 1 + r से मल्टीप्लीकेशन। और एक बात याद रखिए, ये पूरा एनुअल वाला डेटा है, साल भर का अगर डेटा रहा तो ये काम में आता है। बट अगर वही उन्होंने साल के टुकड़े कर दिए, जैसे हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है, मंथली, अगर डेटा किया, तो आपको करना क्या है, जहां पर भी आर दिखे, जैसे अगर साल को मैं 6 मंथली डिवाइड कर रहा हूं, मतलब साल के दो टुकड़े हो जाएंगे, मतलब यहां पे एन का जो सॉरी एम का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 2। डेटा जितने भागों में डिवाइड हो गया वो एम का वैल्यू रहेगा। जिधर भी आपको इन फॉर्मूला में आर दिखे वहां पे डिवाइडेड बाय एम कर देना, और जिधर भी इन फॉर्मूला में आपको एन दिखे उधर इनटू एम कर देना। जहां पे एन दिखे इनटू एम कर देना, आर दिखे डिवाइडेड बाय एम कर देना, आपका वही वैल्यू यही फॉर्मूला से आना चालू हो जाएगा। ठीक है? ओके। ये थोड़ा सा शॉर्टकट में गाइस बताना डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको रेगुलर लेक्चर्स ही देखने पड़ेंगे, कंपाउंड वाले के लिए स्पेशली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाफ ईयरली, सो 2 टाइम्स क्वार्टरली रहेगा, तो 4 टाइम्स मंथली रहेगा, तो 12 टाइम्स, ये आप सब लोगों को मालूम है। जनरल फॉर्मूला, तो आप सब लोगों को ये भी मालूम है कि P इन ब्रैकेट 1 + r/m, आर जहाँ पे रहेगा डिवाइड कर, और एन जहाँ पे रहेगा इनटू कर, वही फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का। सिंपल एग्जाम्पल, 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है एक साल के लिए, 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब क्या, साल के दो टुकड़े। सो 1000 इन ब्रैकेट 1 + r/m मतलब क्या है पे 2, साल के दो टुकड़े, इनटू रेस टू क्या है अपने लिए, एक ही साल था तो 1 × 2 दैट इज 2 ओनली। तो आपने अगर कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू निकाल लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू में भी सेम किया है हमने, वही फॉर्मूला, खाली आर को डिवाइडेड बाय एम और एन को इनटू एम। क्लियर है एवरीबॉडी? सबको समझ में तो आ रहा है ना? चलिए आगे, प्रेजेंट वैल्यू विथ मल्टीपल कंपाउंडिंग। ओके, तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिया उसका एक एग्जाम्पल, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 ड्यू आफ्टर 2 years एट 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब क्या, वंस अगेन दो पार्ट है, सो आपके जो ईयर्स है उसको इंटू कर लो 2 से, और ये जो रेट है उसको डिवाइड कर लो 2 से, 5/2 2.5% हो जाएगा, और ये 2 साल इंटू 2 4 हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पे आ गया ना, ये डिवाइड और ये इंटू 4 आपका, बस वही फॉर्मूला पुट किया, आपका आंसर आ गया प्रेजेंट वैल्यू का। डबलिंग द पीरियड, जो मैंने आपको अभी बताया था, दैट इज राइट। वो जो था वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए था गाइस, वो जो क्वेश्चन था दैट वाज सिंपल इंटरेस्ट, हम देख रहे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में है रूल 72 एंड रूल 69 वाला। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि मनी डबल हो जाएगा कितने टेनर में, अगर निकालने को बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो क्या करना है, 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, या फिर रूल ऑफ 69 अगर बोल दिया तो, जैसे एग्जाम्पल में 6% दिया है, तो 72 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो 12 साल अपना आंसर आ गया श्योर शॉर्ट। नेक्स्ट, रूल ऑफ 69 में खाली एक अमाउंट याद रखना, 0.35। 69 डिवाइडेड बाय आपका गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ जाएगा, बट उसमें आपको 0.35 ऐड करना है, ये भी याद रख लेना। क्लियर है एवरीबॉडी? पक्का? आगे, सो 0.35 + 69/6 आपका ये आंसर आ जाएगा। ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे, 72 वाला रूल और 69 वाला रूल। नेक्स्ट, इफेक्टिव रेट वर्सेस नॉमिनल रेट। अब क्या होता है ना कि हाफ ईयरली या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट विड्रॉ करने से उस इंटरेस्ट के ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलना चालू हो जाता है। मतलब अगर 10% कंपाउंडिंग का भी रेट है, बट मैं अगर हाफ ईयरली लेता हूं ना इंटरेस्ट, तो वो जो हाफ ईयरली मुझे इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा एवरीबॉडी, उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। क्लियर है एवरीबॉडी? तो इस पर्टिकुलर केस में जो मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला उसको इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब मुझे यूजुअली सपोज 10% मिल रहा है, बट मैं अगर मंथली विड्रॉ कर रहा हूं तो वही 10% है ना, 10.2 ऐसा वगैरह बन जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिला ये मेरे लिए 10% से ज्यादा ही है, 10% के ऊपर वाला है ना,
ये है मेरे लिए इफेक्टिव रेट। ऐसा निकालने के लिए आता है द स्टेटेड एनुअल रेट एग्जाम्पल 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। द नॉमिनल रेट कितना है 5%, इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा एक्चुअल एनुअल रेट अर्न आफ्टर कंसिडरिंग कंपाउंडिंग। फॉर्मूला क्या था उसके लिए, प्लीज रिमेंबर दैट 1 + r/m⁻⁻⁻⁻⁻⁻, भूलना मत। ठीक है, 1 + r/m, अपने मॉड्यूल में किसी जगह पे k भी कर दिया है, वहां पे k/m कर दिया है, k नहीं है वो r है। ठीक है, r/m⁻⁻m। सो अगर 5% पर एनम कंपाउंडेंट सेमी एनुअली तो आपको 1 + आपका रेट अपॉन 2 रेज टू 2, क्योंकि 5% था -1 कर दिया, ये फैक्टर आया, आपका आंसर इतना आ गया। सो एक्चुअल सिनारियो में 5% था बट इफेक्टिव रेट कितना आया 5.0625, तो बढ़ा ना। ठीक है, वही वो पूछ रहा है। सो एग्जाम टिप, ये सारे के सारे अपने फॉर्मूलाज डबलिंग पीरियड का याद रख लेना। ठीक है, इफेक्टिव रेट का भी कुछ क्वेश्चंस दिए है गाइस। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूलाज में पुट करके कुछ केसेस दिए है, एक बार सॉल्व कर लेना। कुछ केसेस मैं करके दे रहा हूँ। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रिसीवेबल 6 ईयर हेंस इफ द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। तो आप सब लोगों को अभी हम मालूम है क्या क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बोला है तो पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल। क्या क्या दिया है, 6 साल दिया है और 6%, सो 1/1.06, क्योंकि 6% है दैट इज 06, रेस टू कितना है 6, तो 6 बार इक्वल्स टू दबाना है। दबा दिया, इंटू करो, आपका कितना है 1000 है, कितना आ रहा है आंसर, आ गया आंसर, क्लियर है। आगे, अ बैंक ऑफर्स 8% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ क्वार्टरली कंपाउंडिंग। क्वार्टरली बोल दिया तो आपको ये 8 को डिवाइड कर देना है 4 से, क्योंकि एक साल के 4 हिस्से। तो यही क्वेश्चन को मैं 2% में कन्वर्ट कर देता हूँ ना, नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा मेरे लिए। और व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसने ईयर वगैरह कुछ, अच्छा इफेक्टिव रेट ही बोल दिया है तो अपने लिए कोई काम ही नहीं। तो सिंपल है, क्या है 1/k नहीं r/m⁻⁻1। सो 1 + r/m कितना होता है आपका, ये 8% था अपॉन 4, मतलब कितना हो जाएगा 2। सो 1 + 0.02 रेज टू कितना m, 4 ही आ जाएगा ना, साल भर के 4 टुकड़े, -1 करो कितना आ रहा है 1.02 इंटू रेज टू 4 है, मतलब 3 बार इक्वल्स टू -1, कितना आ रहा है, सॉरी 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 0.0824, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.0824, सीरियसली एक बार चेक करो प्लीज। ओके, 0.0824, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 8.2 को इफेक्टिव रेट मान लिया अप्रोक्सीमेटली। ये जो साइन होता है ना, अपना आंसर राइट है, ये जो साइन होता है ये अप्रोक्सीमेटली का होता है, दो समुद्र की लहरें। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ 1000 पॉपुलेशन का, इसे मॉड्यूल का क्वेश्चन एक बार देख लेना, सिंपल सा है और हमने उसको और भी अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अब चलो देख लेते हैं तुम्हारे लिए क्या बोला है। द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट कितना होता है 1000 पॉपुलेशन का, 39.4 एंड 19.4 रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन डबल, okay, at what rate of compound interest will a certain sum becomes 27 times of itself in 3 years। ठीक है एवरीबॉडी, ये डबल वाला ने काम करो, ये आप लोग ही सॉल्व करो, एकदम सिंपल है। क्यों मैं बोल रहा हूं, इनमें का डिफरेंस दैट इज 20 एज कंपेयर टू 1000 कितना परसेंट आएगा। ओके, जो परसेंट आएगा रूल ऑफ 72 यूज करो या फिर रूल ऑफ 69 यूज करो और उससे आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, देखिए ना, पॉपुलेशन 39 एंड 19.4, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 20, एज कंपेयर टू 1000, 20 कितना है तो 2%। तो आपको तो मालूम है ना फॉर्मूला 72 डिवाइड बाय रेट, अगर आपने कर लिया तो आपका आंसर आ जाता है 72 से या फिर 69 वाले रूल से। ये वाला
at what rate of compound interest will a certain sum of money 27 times of itself in 3 years? 27 टाइम्स, ये आपका फॉर्मूला है। a इक्वल्स टू 27p हो जाएगा ना, क्योंकि वो खुद अमाउंट 27 टाइम्स, और n इक्वल्स टू 3 है, तो वैल्यूज पुट किए मैंने, बराबर है 27p इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r का क्यूब, p और p कट हो गया, सो 27 इक्वल्स टू 1 प्लस r का क्यूब, सो दोनों को अगर मैंने क्यूब रूट निकाला तो 1 प्लस r इक्वल्स टू 3 का क्यूब होता है 27, 1 इधर गया तो माइनस हो जाएगा, r इक्वल्स टू 2, मतलब क्या 200%। आगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 625 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। सो 625 का 8% फॉर 2 ईयर्स करो, पहला सिंपल इंटरेस्ट निकालो। ये हमेशा याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस बताया है, पूछा है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में से ही सिंपल इंटरेस्ट लेस करना, निकालना कुछ भी पहले, बट कंपाउंड में से ही सिंपल लेस करना, क्योंकि कंपाउंड का अमाउंट बड़ा आने वाला है। सो 625 इंटू 8% इंटू 2 ईयर्स करो, कितना आ रहा है वो, कितना 100, और वही अगर कंपाउंड कर दिया तो कितना आएगा, पहले तो अपने को देखना पड़ेगा 2 साल है, सो 1.08 रेस टू 2, ये फैक्टर आ जाएगा उसका। चलो करो, कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है, इनटू करो, आपका प्रिंसिपल कितना है, कितना आ रहा है, सॉरी 729, इसमें से अपने को लेस करना पड़ेगा आपका प्रिंसिपल, दैट इज 625, कितना आ रहा है 104। अग्रीड है, आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ही पूछा था ना, 4 रुपये। क्लियर है एवरीबॉडी? खाली इस पूरे वर्कबुक में एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, वो भी ऑलमोस्ट सॉल्व करके ही दिया है, ट्राई करना, नहीं जमा तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको सॉल्व करके दे दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपका थर्ड पार्ट है। ये अभी आगे के 2 टॉपिक एकदम छोटे हैं, आगे के 10-15 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ओके, एपीजीपी, यहाँ पे फॉर्मूलाज जो है आपके इंपॉर्टेंट, वो है 5, 2 एपी के 2 जीपी के, बट वो दूसरे में एक फॉर्मूला बढ़ गया है, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। ये 5 फॉर्मूला के ऊपर पूरा का पूरा आपका एपीजीपी डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ढूंढना कैसे है, ये यहाँ पे ना आपको सीरीज दी जाएगी नंबर्स की, जैसे 1 2 3 4 5, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर में से पहला नंबर लेस करना है, इन दोनों का डिफरेंस, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, ये सारे 1 1 ही आ रहा है, डिफरेंस को ही डी बोला जाता है। वो अगर इक्वल है तो ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहां पर भी मैं कहूं वहां पे 2 साइन याद रखना, प्लस माइनस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जहां पर भी कहूं वहां पे याद रखना इन टू एंड डिवाइड, ठीक है ना एवरीबडी, अंडर रूट लिख रहा था। क्लियर है एवरीबडी? ये 2 साइंस प्लीज याद रखिएगा। अब क्या है, अ सीरीज इन विच द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन डिफरेंस क्या क्या बोलेंगे इसको अपन, डी, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। एग्जाम्पल, एपी में डी इज मोर देन 0, जैसे 1 3 5 7 9, तो गाइस 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5, हर जगह पे डी का वैल्यू क्या आ रहा है 2। वैसे ही डिसेंडिंग में क्या होगा, 9 7 5 3 1, यहाँ पे डी का वैल्यू 0 से कम होता है, जैसे 9 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 माइनस, हर जगह पे माइनस 2 आ रहा है, तो डी का वैल्यू गाइस पॉजिटिव में भी आ सकता है, निगेटिव में भी आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, nth टर्म अगर अपने को ढूंढनी है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस, ए मतलब क्या होता है हमेशा फर्स्ट टर्म, याद रखना, कोई भी अगर सीरीज है जैसे 1 2 3 4, इसमें फर्स्ट टर्म जो होती है हमेशा वो होता है ए। सो फॉर्मूला क्या है, टी इन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, डिफरेंस, एन मतलब क्या है, जो नंबर अपने को बोला है, जैसे nth मतलब उसको टी एन बोलता है, 10th टर्म बोला ना तो टी 10 बोलेगा वो, क्लियर है? चलो, ए मतलब क्या फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, एन मतलब क्या नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जांपल, 10 टर्म इस सीरीज के अपने को ढूंढना है, 2 5 8 11, तो ए का वैल्यू क्या है 2, डी का वैल्यू क्या है 3, एन का वैल्यू क्या है 10।
सारे वैल्यूज पुट कर दिए, सॉल्व किया तो 29 आंसर आ गया। एकदम सिंपल। फॉर्मूला याद रखना खाली, क्या फॉर्मूला है अपने लिए, ए प्लस एन माइनस वन, ये ब्रैकेट में है तो इसको पहले सॉल्व करना है, इंटू डी। समझे क्या, ए एंड डी याद रखना, एंड। ओके, तो सीक्वेंस चूकेगा नहीं। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, एन मतलब क्या होता है, जो टर्म अपने को बोला गया है, और डी मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस। अगर वही उतने सारे टर्म्स का टोटल पूछ लिया तो फॉर्मूला क्या है, एन बाय टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। अरे एन माइनस वन इंटू डी तो वैसे के वैसे ही है, ये ए भी वैसा ही है, खाली क्या आ गया इधर, प्लस इंटू टू आ गया यहाँ पे, और एन बाई टू से मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो एस एन का फॉर्मूला भी याद रख लेना। जैसे 10 टर्म का मुझे टोटल चाहिए, तो यार मैं टाइम पास कहाँ पे करते बैठू, मुझे पहले इन सारे टर्म्स निकालने पड़ेंगे, फिर उन सबका टोटल करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट है। इसीलिए क्या है, ए का वैल्यू मेरे पास है, पुट कर, एन मतलब क्या 10, पुट कर, बराबर है, और क्या डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 15 माइनस 12 कितना आ रहा है 3, वैल्यू पुट कर, तेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जीपी। जीपी में जैसे एपी में हम डिफरेंस निकाल रहे थे, जीपी में हम आर निकालने के, दैट इज कॉमन रेशियो। ओके, आर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से निकलता है। जैसे ये एनी टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म लिखा तो है, 3/1 कितना आएगा, गुड, एक्सेलेंट, 3। 9/3 कम ऑन, 3। 27/9 कितना, तो हर एक का आंसर 3 आ रहा है, मतलब अपना आर का वैल्यू 3 क्लियर है। आगे डिक्रीजिंग में भी हो सकता है गाइस, 81 27, सो 27/81 करो कितना आ रहा है 0.33। नेक्स्ट 9/27 0.33, 3/9 0.33, मतलब आर का वैल्यू 0.33। इसका फॉर्मूला nth टर्म निकालना है तो a इंटू आर रेस टू n माइनस वन। फॉर्मूलाज गाइस, तीसरा फॉर्मूला आ रहा है यहाँ जीपी का, मतलब जीपी एपीजीपी में पूरा, ऊपर के दो थे, अभी ये तीसरा है। जैसे एग्जाम्पल, फाइंड नाइन्थ टर्म, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 11 33 19, ए 11 है। नेक्स्ट आर का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू 9। आर का वैल्यू 3 कैसे निकाला हमने, सो 33/11 करके, बस वैल्यूज पुट किए, आंसर आ गया। फॉर्मूला लर्न करो, 2 मिनट का काम बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ एन टर्म्स, जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा है। अब ये एक याद रखना, जिसका वैल्यू बड़ा वो इस फॉर्मूला में पहले, जैसे आर बड़ा है तो आर पहले आ गया था, अगर 1 बड़ा होता तो 1 फॉर्मूला में पहले आ जाता। सो ए इन ब्रैकेट आर रेस टू एम माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बस फॉर्मूला। ये आपके क्वेश्चन है 2 4 8 16 32, पहले ये देख लो कि ये एपी का है कि जीपी का है। जैसे यहाँ पे गैप इक्वल नहीं दिख रहा है मुझे, तो एपी तो है नहीं, डिवाइड करके देख लो, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, तो डिफरेंस 2 आ रहा है, सॉरी आपका आर 2 आ रहा है, ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म्स का टोटल, 5 टर्म्स तो उन्होंने दे दिए थे, टोटल भी मार लेते तो हो जाता, बट ठीक है। सो 2 इन ब्रैकेट 2 का 5 2 raised to 5 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, सो 32 माइनस वन, तो 31 इंटू टू दैट इज 62, आपका आंसर आ जाएगा। वही अगर आर ये छोटा है 1 से तो 1 पहले आ जाएगा फॉर्मूला में, ऊपर वाले फॉर्मूला में 1 पहले आ गया, ठीक है। सो ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, बस सारा वैल्यूज गैस पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। उसका एग्जाम्पल भी नहीं दिया। अगर इनफाइनाइट नंबर जीपी में दे दिया आपको और उसका आंसर निकालने को बोल दिया, तो फॉर्मूला इज ए अपॉन 1 माइनस आर। मैंने ना इसमें ये टॉपिक में ना कुछ शॉर्टकट टिक्स एंड ट्रिप्स दिए, बोला क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रिक्स प्लीज यूज करना आपके क्वेश्चंस में। लेट्स हैव अ लुक, एकदम सुंदर है। जैसे 1 +1/2 +1/4 +1/8 ऐसे चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक, इसका अगर सम निकालना है तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1, आर का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 कैसे निकला, तो 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 कितना आ रहा है बोलो, कुछ भी डिवाइडेड बाय 1 1/2 ही आता है, मतलब वही आंसर आता है 1/2। नेक्स्ट है 1/4 अपॉन 1/2, देख लेते हैं ना एक बार सच में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाके उल्टा हो जाएगा, सो 1/4 इंटू 2/1 हो जाएगा, 2 2 जा, सो 1/2 ही आंसर आ रहा है। और ये सारे के सारे प्लस में है ना, तो अगर इन सब का सम है तो हमें कैसे करना है, एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1
-1/2। ओके एवरीबडी, फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? 1 - r है। r की वैल्यू हमारे लिए क्या आई थी? 1/2। सो 1 में से 1/2 गया तो 1/2 ही बचा। तो 1 / 0.5 करो, कितना आ रहा है? 2। क्लियर एवरीबडी? आगे एक बार रिवीजन हो जाए ये सारे फॉर्मूलाज की। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी के नाम से, यहाँ पे आर के नाम से। nth टर्म निकालना तो a + n - 1 इंटू डी, यहाँ पे a इंटू r⁻n - 1। नेक्स्ट सम ऑफ n टर्म्स तो n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी, और यहाँ पे a इन ब्रैकेट r⁻n - 1 अपॉन r⁻1 सॉरी r⁻n - 1 अपॉन r-1। और वही अगर 1 बड़ा होता r से तो 1 - r⁻n अपॉन 1 - r फॉर्मूला बन जाता। फाइंड द n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। रिमेंबर दैट -1 2 -4 8 क्या है? फाइंड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। nth टर्म पूछ लिया है और ये पूरे के पूरे आपके पास इक्वेशंस है। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा गाइस? पहला टर्म कौन सा है? फॉर्मूला क्या है पहले तो मेरे को वो बोलो। फॉर्मूला क्या है गाइस nth टर्म का? पहले बोलो कि एपी की जीपी है। जीपी है पक्का? जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू r⁻n - 1। ए क्या है हमारे लिए इस क्वेश्चन में? -1 इंटू आर क्या है हमारे लिए? 2/-1 इज -2, -4/2 इज -2। सो आर इज -2 एन क्या है? एन ही रखो, -1। क्लियर है एवरीबॉडी? तो इन शॉर्ट अगर हमने देखा तो हमारे लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? लास्ट वाला, -1 इंटू -2, दैट इज +2। सो 2⁻n - 1। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया क्या? या फिर उन्होंने, नहीं ये तो गलत है क्योंकि पॉसिबल है नहीं। ठीक है एवरीबॉडी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? आगे MCQ2, फाइंड द nth टर्म। सो Sn = n² अपॉन 2n। ये एक याद रखिएगा। देखिए फाइंड द n टर्म, क्वेश्चन क्या है? इफ Sn = n² + 2n। ये उन्होंने ही दिया है क्वेश्चन में, इफ बोल के दिया है ना। अब क्या है आपके सामने? देन Tn इज, अगर Sn उतना है तो Tn कितना? हमारे लिए Tn मतलब उन्होंने क्या दिया है? Sn - 1। ओके एवरीबॉडी? जस्ट एक सेकेंड ना। हमने इसे भी सॉल्व किया है ना। क्वेश्चन में आधा अधूरा नहीं रह रहा है ना यार। चलो Tn का फॉर्मूला क्या है गाइस? nth टर्म, यस। सो Tn का फॉर्मूला गाइस Sn - 1 किया है, उसको उन्होंने एलैबोरेट करके ये फॉर्मूला में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली 2n + 1 का गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी टिक मार्क करके दे दिया है। ठीक है, इसको मैं एलैबोरेटेड वे में समझाऊं। एक्स का वैल्यू दिया है 1 + 1 अपॉन, अभी क्या दिया है? इनफाइनाइट जीपी। हाँ और एक चीज, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला था, ये याद रखिएगा। ठीक है आगे, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आ गया, जैसे 1 + 1/3 +1/3 का स्क्वायर +1/3 का क्यूब, ये और y 1/1/4 +1/4 का स्क्वायर, ऐसा इन्फिनिटी तक वो जा रहा है। और x और y अगर उसने ढूंढने के लिए बोल दिया है तो हमने करना क्या है? ध्यान से सुनिए। 1/1 -a था एवरीबडी। a का वैल्यू यहाँ पे 1/3 पकड़ लेना। वैसे ही सेकेंड वाले में a का वैल्यू क्या पकड़ लेना? 1/4 पकड़ लेना। दोनों के वैल्यूज निकालने के बाद 3/2, जैसे 1/1 - 1/3, सो 3 × 1 = 3 -1 इज 2/3। रेसिप्रोकेट करके 3/2 बन जाएगा। वैसे यहाँ पे 4 × 1 = 4 -1 इज 3, 3/4, 4/3 बन जाएगा।
ये इंटू ये कर दिया तो 3 3 कट 4/2 आपका आंसर आ जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज जैसे 1 - 1 +1 - 1 ऐसा अगर आपका सीरीज इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसका अगर सम पूछ लिया तो क्या करना है, ए का वैल्यू क्या है -1, आर का वैल्यू क्या है, सॉरी ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू इज -1। -1 कैसे निकला, तो -1/1 -1 +1/-1 -1 बराबर है। ए और आर का वैल्यू निकला है A/1 माइनस आर, तो 1/1 माइनस -1 +1 हो गया वो 1/2 दैट इज 0.5 आंसर आ जाएगा। सम ऑफ एपी, अगर एट्थ टर्म, हाँ ये एक शॉर्टकट याद रखिएगा, आपको 15 टर्म्स दिए तो क्या करना मालूम है क्या, 15 टर्म्स अगर मैंने बोल दिए तो 7 8 और 7, पहले 7 टर्म्स, फिर 8वां टर्म, फिर रिमेनिंग 7 टर्म्स, ऐसे करके 15 टर्म हो रहे हैं ना, है ना। पहले 7 टर्म, फिर 8th टर्म, फिर 7 टर्म, ऐसे 15 टर्म हो रहे थे ना आपके। देखिए द 8th टर्म ऑफ एन एपी 15 आया, उसने दे ही दिया था वो, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या है 8th टर्म आपका सेंटर में आ रहा है ना 15 के। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 का आधा आ रहा है ना 8, वैसे तो आपका 15 का आधा 7.5 आएगा, बट सेंटर वाला अमाउंट, तो हमें करना क्या है उस क्वेश्चन में, रिमेंबर दैट 15 आपका जो एपी 15 था इनटू मिडिल टर्म आपका 15 था, 15 × 15 225 हो गया आंसर। समझ में आया, सिंपल, 2 मिनट में आंसर आ रहा है, शॉर्टकट है, ये प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी क्वेश्चन, if then the first sorry if Sn equals to 3 into n raised to 2 minus n, then the first term is, आप क्या करना है ऑप्शन पुट कर, ओके, या फिर फर्स्ट टर्म ही अगर पूछी है तो n का वैल्यू तो 1 रहेगा ना, n इज नंबर ना, तो n का वैल्यू तो 1 रहेगा। 3 into 1 का स्क्वायर इज 1, -1 3 - 1 is 2, 2 आंसर आ गया। आगे, find term of an GP. The second term of an GP is 2 and the sum of the infinite term is 8. Find the first term. Okay, everybody. The second term of an GP कितना बोला है 2 and the sum of infinite term कितना बोला है 8। तो आप सब लोगों को मालूम है कि A into R कितना रहेगा 2, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो इज 2 आएगा ना, सो A 2 आ गया, और इनफाइनाइट मतलब A/1 - R इक्वल्स टू 8। ये अपने पास दो चीजें हैं, क्लियर है। तो इसमें से मैं किसी जगह पे कुछ पुट कर सकता हूँ क्या, देख लो एक बार। एवरीबॉडी, हम्म इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया, कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ये 1 - R अगर उधर लेके गए तो A = 8 - 8R बन जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, सो 8 - 8R इंटू R इक्वल्स टू 2, सो 8R - 8R का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये 4R माइनस 4R का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 इधर आके माइनस में बन जाएगा, इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपका आंसर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ओके, 3 numbers in AP, A, B, C are in AP, then A minus B plus C equals to, everyone. So उन्होंने क्या कहा है, ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उन्होंने बता दिया है, हमें क्या करना है A - B plus C इक्वल्स टू, आई थिंक इसको भी हमने सॉल्व किया है 1 2 3 वैल्यू पुट करके, यहाँ पे 1 2 3 AP में है ना, तो 1 - 2 + 3 कितना हो रहा है, 2 आंसर आ रहा है एवरीबॉडी। ऑप्शन बी, 2 मतलब क्या था हमारा, बी था, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। आगे, सम ऑफ 11 टर्म्स, द सम ऑफ द थर्ड एंड 9th टर्म इन एपी इज 8, सो T3 + T9 इज 8, सो 2
T6 इक्वल्स टू 8, ठीक है, T3 और T9 करके, तो 2 इंटू T6 में ही कन्वर्ट कर दिया उसको, ओके, 2 से डिवाइड कर दिया तो T6 आपका 4 आ गया, S11, तो 11 इंटू सेंटर वाली वैल्यू, सेंटर वाली वैल्यू के लिए हमने किया ना उसको ट्राई, तो सेंटर वाली वैल्यू इज T6, तो T6 का वैल्यू आपके पास 4 था, दैट इज 44, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, सो फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 दैट आर मल्टीप्लाइड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5। सो आपका पहला वैल्यू गई 995, इन बिटवीन पूछा है, 1000 से पहले वाला 995 आएगा, आखिरी वाला 105 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, एन का वैल्यू ऐसे निकालते हैं अगर मल्टीपल ऑफ 5 वगैरह वाला क्वेश्चन आता है तो ये जितने भी वैल्यूज है डिवाइडेड बाय 5 करो प्लस 1 करो, आपका जो आएगा 179, ओके, ये 179, ये आपका एन का वैल्यू आया, इसको आपने एस एन में पुट करना है, सो 179/2 इन ब्रैकेट 105 जो आपका फर्स्ट टर्म था, और प्लस लास्ट वाला जो टर्म था दैट इज 995, आपने अगर इसको सॉल्व कर लिया तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 98,450। रिमेंबर दैट ये ना बहुत, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और रैपिड थ्रू है, मल्टीपल एमसीक्यूज हम मल्टीपल आइडिया से सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि एपीजीपी में जीपी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो टॉपिक आपने बहुत डेप्थ में करना बहुत जरूरी है, तभी इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम अच्छी तरीके से आ जाती है। रिमेंबर दैट। लास्ट टॉपिक जो आ रहा है अपना, दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको एकदम सिंपल गाइस, डिस्टेंस मतलब क्या, स्पीड इनटू टाइम, सो मैं 10 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटा अगर ड्राइव किया तो 50 डिस्टेंस आ जाएगा, बस उसी को तोड़ मरोड़ के बाकी दो फॉर्मूलाज आ गया है, बस इसमें खाली एक चीज़ याद रखना, किलोमीटर आर, किलोमीटर पर आर, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में गिना जाता है, टाइम आवर्स में गिना जाता है, स्पीड किलोमीटर पर आर में गिना जाता है, वैसे ही डिस्टेंस मीटर में भी गिना जाता है, आवर्स गए सेकंड में भी गिने जा सकते हैं, तो यहीं पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ओके। क्विक एग्जांपल, फाइंड डिस्टेंस, कार 60 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटा जा रही है तो 240 हो जाएगा, 60 इंटू 4। वैसे ही फाइंड टाइम, 300 किलोमीटर अगर मैं 75 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ तो 4 घंटा आ जाएगा, 300/75। नेक्स्ट, फाइंड स्पीड, 3 आवर्स में 150 के किलोमीटर से जा रहा हूँ, सॉरी 150 किलोमीटर अगर कवर कर रहा हूँ 3 घंटे में, तो स्पीड कितना है मेरा, 50 किलोमीटर, वेरी गुड। सो एक बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फॉर्मूला, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कर देना, 5/18 याद रखिएगा, ठीक है एवरीबडी। क्या ये किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, नो, याद रखना खाली, आता है वो, ओके। सो कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, तो क्या करेंगे अपन, 72 इंटू 5/18, आपका 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है तो 5/18 को 18/5 कर देना, सो मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5, जैसे कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, तो 20 इंटू 18/5 दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, स्पीड इंटू डिस्टेंस में, ये बहुत खतरनाक चीज है। किसी कोई डाउट, कंफर्म, इस प्रकार से ये छोटू सा एक टॉपिक सम अप हो जाता है, क्लियर है। वो जो एक फॉर्मूला वाला सम है गाइस, वो थोड़ा सा एलैबोरेटेड वे में सॉल्व करके देखना, दूसरी चीज इसमें जितने भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं वो सब कुछ देखना, रिमेंबर इसमें से एज पर माय ओपिनियन एक 5 से 6 एमसीक्यूज आने की संभावना है कम से कम, ठीक है, 5 से 6, और ये रेंज गाइस 8 तक भी जा सकती है, सो आप पर टॉपिक पकड़ लो कि दो 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 एमसीक्यूज आने वाला है, टाइम वगैरह के ऊपर एक आधा आ गया तो आ गया, बट पहले वाले 3 के ऊपर एक या फिर 2 क्वेश्चंस फिक्स्ड आने वाला है, फॉर्मूलाज पहले करो और आगे बढ़ो, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से हमने थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बैच है, इसकी वजह से गेस फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया है, बहुत सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं, आई रियली होप कि आपको ये वैल्यू देके जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट भी आपकी कुछ अगर डिमांड्स होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और ऑफलाइन स्टूडेंट आप मैसेज करना, चलेगा। चले, दैट्स इट फॉर द डे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।